दोस्तों नमस्कार। आज आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू के खिलाफ जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ था, उसको डिसमिस कर दिया है। ये पीआईएल बॉम्बे एडवोकेट एसोसिएशन ने फाइल की थी। पहले वो लोग एक पीआईएल बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था। उसके बाद ये लोग मार्च के महीने में यहाँ पर आए। पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में एक समाचार आया है, जिसको शेयर कर देता हूँ। उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं। ये है लाइव लॉ की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई की जनहित याचिका खारिज की। 15 मई का ये है, सोमवार के दिन ऐसा हुआ था। इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ शीर्ष अदालत और कॉलेजियम द्वारा विकसित मूल रचना सिद्धांत के बारे में सार्वजनिक रूप से उनकी टिप्पणी के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने बोला है, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है। याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एसके कौल और जस्टिस असारुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि यदि किसी प्राधिकरण ने अनुचित बयान दिया है तो ये टिप्पणी कि सर्वोच्च न्यायालय उससे निपटने के लिए पर्याप्त व्यापक है, सही दृष्टिकोण है। यहाँ खंडपीठ बॉम्बे उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख कर रही थी, जिसमें उसने कहा था, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता आसमान छूती है। इसे व्यक्तियों के बयानों से मिटाया या प्रभावित नहीं किया जा सकता है। स्पेशल लीव पिटीशन में कहा गया है कि 2 लोक पदाधिकारियों ने संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हुए अपनी संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके उसके द्वारा निर्धारित कानून के लिए अल्प सम्मान दिखाते हुए खुद को संवैधानिक पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। एसोसिएशन ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री ने कानून के अनुसार यथास्थिति को बदलने के लिए संवैधानिक योजना के तहत उपलब्ध किसी भी सहारे के बिना सबसे अपमानजनक भाषा में शीर्ष न्यायालयिक संस्थान पर हमला किया था। उन्होंने तर्क दिया कि संवैधानिक पदों पर आसानी व्यक्तियों द्वारा किया गया अशोभनीय व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नजर में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम करता है और असंतोष को उत्तेजित कर रहा है। एसोसिएशन का दावा है कि आपराधिक अवमानना है। चुनौती को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत के उच्च न्यायालय की विश्वसनीयता आसमान पर है और इसे व्यक्तियों के बयानों से कम या प्रभावित नहीं किया जा सकता है। इसने ये भी कहा कि निष्पक्ष आलोचना की अनुमति और एसोसिएशन द्वारा सुझाए गए तरीकों से उपाध्यक्ष और कानून मंत्री को हटाया नहीं जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला था। अब मैं आपको एक न्यूज सुनाता हूँ, इसको सुनिए आप लोग, अगर आपको। The Supreme Court on Monday dismissed the special leave petition filed by Bombay Lawyers Association challenging High Court's order dismissing its PIL against Vice President Jagdeep Dhankhar and Law Minister Kiren Rijiju for their remarks in public about the basic structure doctrine evolved by the top court and the collegium system for appointment of judges. The apex court noted, we believe that the High Court's view is correct. While dismissing the plea, a bench comprising Justice S.K. Kaul and Justice I. Sandhu Maniola recorded in the order that if any authority has made an inappropriate statement, the observations that the Supreme Court is broad enough to deal with the same is the correct view. Herein, the bench was referring to the observation made by the Bombay High Court wherein it said, the credibility of the Honorable Supreme Court of India is sky high.
it cannot be eroded or impinged by the statements of individuals. The special leave petition stated that the two public functionaries have disqualified themselves to hold the constitutional post by showing lack of faith in the Constitution by attacking its institution, i.e., the Supreme Court, and showing scant regard for the law laid down by it. The association claimed that the vice president and the law minister had launched a frontal attack on the top judicial institution in the most derogatory language, without any recourse available under the constitutional scheme to change the status quo as per law. It argued that the unbecoming behavior by persons holding constitutional posts is lowering the majesty of the Supreme Court in the eye of public at large and is exciting dissatisfaction. The association claims, adding that they have committed criminal contempt. While dismissing the challenge, the Bombay High Court had said that credibility of the Supreme Court of India is sky high and it cannot be eroded or impinged by the statements of individuals. It had also said that fair criticism is permissible and that the Vice President and the Law Minister cannot be removed in the manner as suggested by the association. Case title: Bombay Lawyers Association v. Jagdeep Dhankar and Oz. SLPC number 8969/2023. Click here to read/download order. अब मैं आपको एक और वीडियो सुनाता हूं। मैं दिखा नहीं सकता उसको क्योंकि दिखाने से हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। ये सुनिए आप। सलाम मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की। मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया मुंबई हाई कोर्ट से SLPI। मुंबई हाई कोर्ट ने पहले उसको डिसाइड कर दिया और फिर उस मामले में सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर्स आए। कोई पिटिशनर नहीं कहना चाहिए, वकीलों का एक समूह, कोई एसोसिएशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आई और ये कहा गया कि धनखड़ साहब, मतलब जगदीप जी धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और किरण रिजिजू जो कि भारत के न्याय मंत्री, इन दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट चलाया जाए। इन दोनों ने कंटेम्प्ट किया है, जुडिशरी की इफिशिएंसी पर प्रश्न खड़ा किया है, जुडिशरी की काबिलियत पर प्रश्न खड़ा किया है और जुडिशरी के ऊपर टिप्पणियां की है। इनका कहना है कि जुडिशरी के ऊपर जो टिप्पणियां की गई हैं वो टिप्पणियां ठीक नहीं है और वो कोर्ट की मर्यादा को डाउन करती है, कोर्ट की मानहानि करती है। इसलिए इन दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। मुंबई हाई कोर्ट में पहले मामला गया था, खूब सारा आर्गुमेंट हुआ और उस आर्गुमेंट के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और ये कहते हुए डिसमिस किया था कि साहब ये पॉसिबल नहीं है और ये किसी की 2-4 टिप्पणियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट्स की डिग्निटी डाउन नहीं होती, उसकी मानहानि ऐसे नहीं हो जाती कि कोई भी उठेगा, खड़ा होकर बात कर देगा। ये बात कही गई। मामला आखिर किरण रिजिजू साहब और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और धनखड़ साहब के खिलाफ है क्या? कहा तो कुछ और गया लेकिन हकीकत दूसरी है। हमारे वकीलों की भी एक बड़ी टोली रहती है जो कोर्ट को खुश करने के लिए कुछ न कुछ इस तरह का करती है ताकि वो अपने क्लाइंट्स के लिए जजमेंट ले सके, ऑर्डर ले सके। ये आप न्यायालय में खड़े होंगे तो न्यायालय में भी ऐसे रहता है। मैं जब बहुत नीचे लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, तब ये बातें बहुत ज्यादा कॉमन होती थी। क्या है, हम आर्गुमेंट कर रहे हैं, कोर्ट ने कोई मेरे से सवाल किया, बगल में खड़े वकील साहब कोर्ट की हाँ में हाँ मिलाने के लिए उसमें टपक पड़ते हैं। तब वो कहना पड़ता था कि श्रीमान जी आप अगर डिफेंस लॉयर हैं तो बोलिए, अगर आप डिफेंस लॉयर नहीं है तो आपको बोलने का अधिकार नहीं, मेरा और जज साहब की बात हो जाने दो, क्यों तो परेशान। वो इसलिए करते थे क्योंकि अगली फाइल उनकी लगी हुई है कोर्ट में और उसमें बेल एप्लीकेशन लगी हुई है। बेल तो हम जानते हैं देश भर में बहुत बड़ा खेल है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी टाइप की पावर होती है उसमें, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और खासतौर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर कुछ ऐसा लगे कि इनके बीच में कुछ टुनफुस चल रही है तो फिर कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लाए जाते हैं और उनमें PIL फाइल की जाती है। वो PIL ये कह के फाइल की जाती है कि साहब कोर्ट के लिए ऐसा कह दिया, हम तो आपके सम्मान में खड़े हैं, आप तो हमारे अधिष्ठाता हैं, आप तो हमारे निर्माता हैं, आप तो हमारे ये हैं, आप तो हमारे वो हैं, ऐसे करके तमाम तरह की पिटिशंस डाली जाती है। अब अगर पिटिशंस ना डाली जाती हूँ तो जजेस ट्रांसफर केस 1, कोई ऐसा तो नहीं है कि जजेस ट्रांसफर केस में जजों ने डाला हो,
ऐसा भी नहीं है। जजेस ट्रांसफर केस 2, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का दूसरा मामला, तीसरा मामला। ये मामले वकीलों ने डाले, वकीलों की ऑर्गेनाइजेशनों ने डाले जो उस समय ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो उन्होंने केसेस डाले। और क्या कह के डाले कि साहब कोर्ट की डिग्निटी को कम किया जा रहा है, पार्लियामेंट इंटरवेंशन कर रही है, पार्लियामेंट को ये अधिकार नहीं, पार्लियामेंट को वो अधिकार नहीं। इस तरह की बातें तमाम तरह की आती रही। कोर्ट उसको एंटरटेन भी करता रहा है। एंटरटेन ना करता तो एसपी गुप्ता का जजमेंट ना आता। कोर्ट अगर इंटरटेन ना करता तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जजमेंट ना आता। कोर्ट अगर इंटरवेन ना करता या उसको इंटरटेन ना करता तो ऐसे मामलों में जब एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मोदी सरकार ने 2014-15 में पास किया था, वो जब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने चैलेंज किया तो उसको स्टक डाउन ना कर देते, ये ना कह देते कि ये बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध जाता है, इसीलिए ये ठीक नहीं है, इसको खत्म कर दो। कोर्ट ने उसको खत्म भी किया और ये भी कह दिया। जबकि एनजेएसी मुझे लगता है स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत से मतलब है जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो भारत के संविधान में ये पहला ऐसा केस था जिसमें यूनानिमस पास किया गया था। यूनानिमस हम उसको कहते हैं जब दोनों हाउसेस में कोई विरोध करने वाला ना हो। तो कहते हैं कि एक तो लोगों ने अगर विरोध किया भी होगा तो वो कोई बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन जो लीडर ऑफ पोजीशन और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों ही तरफ के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था कि हाँ भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होना चाहिए और उसमें एक कमेटी बननी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के तरफ पे। हालांकि इस बात को लेकर एसपी गुप्ता के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें खुद ही कहा, ये कहा था कि हमारे यहाँ जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और एग्जीक्यूटिव सरकार उसको नियुक्त करती है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर एक अलग कमीशन होना चाहिए जो कमीशन उसकी रिकमेंडेशन करे। अभी तो उसके आगे की अगर बात करेंगे, यूके में चले जाएंगे तो यूके में तो कमीशन अपॉइंट भी करता है और फिर जो ग्रीवांसेस रहती है, यानी कि जो जजेस से डिससेटिस्फाइड होते हैं, जो कोर्ट से डिससेटिस्फाइड होते हैं, उनके लिए अलग से एक कमीशन है। उस कमीशन में शिकायतें भी दर्ज की जाती है, वो इंडिपेंडेंट है। अपॉइंटमेंट के मामले अगर कोई गड़बड़ होते हैं तो वो भी इंडिपेंडेंट एक कमीशन है, जो कमेटी उसको तय करती है। यानी कि जुडिशरी के हाथ में ना ही जज की शिकायत जज सुनेगा और ना ही अपॉइंटमेंट का मामला खुद अपने ही मातहत लोगों का अपॉइंटमेंट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जैसा जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रहता है वैसा जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भारत में भी होना चाहिए, ताकि एग्जीक्यूटिव की भी जो मनमर्जी चलती है वो पूरी ना हो सके। हालांकि उसमें ये भी, उसके बाद के जजमेंटों में ये भी कह दिया गया कि कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस मींस इफेक्टिव कंसल्टेशन। इफेक्टिव कंसल्टेशन का मतलब होता है कि अगर उसमें जो प्रावधान है वो है कि ट्रांसफर, पोस्टिंग या जजेस के एलिवेशन का जो मामला है, उस मामले में आप सबसे पहले उसको रिकमेंड करिए और चीफ जस्टिस से उसकी कंसल्टेशन कर लीजिए। तो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं होती थी, वो होता था सिस्टम। बाद में ये कहा गया कि नहीं, चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन मानने के लिए बाध्य है, यानी कि चीफ जस्टिस का इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस ने किसी नाम को मना कर दिया है तो मतलब वो मना कर दिया है। ये बात आई। बाद में उसमें कोलेजियम बनाना शुरू कर दिया, बोले चीफ जस्टिस अकेले कैसे निर्णय करेंगे, सीनियर मोस्ट जजेस करेंगे। तो फिर सीनियर मोस्ट जजेस का एक कोलेजियम बना दिया। फिर ये कह दिया गया कि नहीं, कोलेजियम रिकमेंड करेगा और सरकार उसकी नियुक्ति करेगी। पहले ये था कि सरकार सरकार लेगा, कोलेजियम से कंसल्टेशन करेगा और वो चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करेगी और अपॉइंटमेंट करेगी, क्योंकि भाई कोर्ट का मामला है तो चीफ जस्टिस से बात कर लेनी चाहिए। हालांकि जिस समय अपॉइंटमेंट का मामला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आया था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपॉइंटमेंट के मामले में डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कहते हैं मना कर दिया था कि जजेस के हाथ में जजेस का अपॉइंटमेंट जाना चाहिए। उन्होंने नहीं, ये प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव ही करेगा, सरकार ही करेगी। सरकार ज्यादा ब्रॉड वे में सोचती है, सरकार जनता के बीच में रहती है, सरकार के पास ज्यादा अनुभव होता है। जजेस के लिए हम ये मान के चलते हैं वो एक फील्ड को अच्छे से मानते हैं। मैं भी ये मानता हूँ, मैं खुद भी एक फील्ड को हम अच्छे से जानते हैं। आवश्यक नहीं कि अच्छे से जानते ही हो, वो है लॉ की फील्ड। लेकिन समाज का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, फिर देश में चल रही गतिविधियां, देश में उठापटक, ये सब तो सरकार जानती है। तो एक पहलू
जुडिशरी हो सकती है, लेकिन सारे पहलू जुडिशरी नहीं होते, सारे पहलू तो पार्लियामेंट होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में सभी प्रकार के लोग आते हैं। इसीलिए राज्यसभा के अंदर 12 ऐसे सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है जो साइंस, आर्ट, एजुकेशन अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हों, ताकि उनकी भी सलाह ली जा सके। फिर तमाम तरह की कमेटियां लोकसभा और राज्यसभा में होती हैं, उन कमेटियों में सांसदगण होते हैं। उसके अलावा उनके पास एग्जीक्यूटिव मशीनरी पूरी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पूरा का पूरा बना हुआ है। हर मंत्रालय के पास अपने पास एक आईएएसओ की टोली होती है जो कि इन विषयों पर काम करती है। यानी कि बहुत बड़े सिस्टम से जब कोई कानून बनता है तो बहुत बड़े सिस्टम से उसको लेकर आया जाता है, तब कहीं वो रिफाइंड होकर संसद में कानून का रूप लेता है। दूसरी तरफ ये माना जाता है कि हम किताबों में पढ़ते रहे और किताबों में पढ़ पढ़कर हम जज चुकी बन गए हैं, इसलिए किताबों में पढ़कर जो हम डिसीजन लेंगे तो वो उतने ही दायरे में लेंगे जितना उन बुक्स में लिखा था, या मेरी मेंटालिटी जैसी है। तो ये इसमें बायस होना स्वाभाविक है, इसमें बायस हो सकता है जो 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 विचार कर रहा होगा। इसलिए व्यवस्था ये की गई थी हमेशा से कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उसको डिसाइड करेंगे, डिसाइड करने के बाद उस पर स्ट्रक्चर पास करेंगे, स्ट्रक्चर सरकार को दे देंगे, सरकार उस विषय को अपने हिसाब से पूरा रिसर्च करने के बाद पार्लियामेंट में रख देगी, और पार्लियामेंट अगर उस संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो संशोधन मान लिया जाएगा, पार्लियामेंट संशोधन को स्वीकार नहीं करता तो नहीं मान लिया जाएगा, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दे दिया हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक रिसर्च वर्क करेगा और उस रिसर्च वर्क के आधार पर वो जो उसने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, अपनी जो उसने स्पेशलाइजेशन बताई है, वो स्पेशलाइजेशन पर स्ट्रक्चर पास करेगा, यानी कि उसका एक ढांचा बना देगा, और उस ढांचे को, उस स्ट्रक्चर को, उस अपनी ओपिनियन को सरकार को दे देगा। ये तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तमाम तरह के कमीशन भी बैठाते ही हैं, तमाम तरह के कमीशन, मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेस, 7 जजेस, 13 जजेस, आज के 14 जज साल 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद हम उन्हीं जजेस का कमीशन बनाते हैं, 5 का, 7 का, 2 का, 1 का, 3 का। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की सीट पर बैठे हैं, इसलिए कलम में पावर है तो आप जबरदस्ती कोई ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप तो वही रहे, अनुभव भी आपका बढ़ा ही होगा, लेकिन तब आप कहीं रिसर्च वर्क कोई करते हैं तो रिसर्च वर्क में तो फर्क नहीं आ जाएगा अभी में और तभी में। रिसर्च वर्क करते हैं और आप कमीशन की रिकमेंडेशन करते हैं और फिर आप पार्लियामेंट को देते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि पार्लियामेंट उसको स्वीकार कर ले। पार्लियामेंट उस पर बहुत सारी चर्चाएं करती है, पार्लियामेंट बहुत गहराई में जाती है, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस, तमाम तरह के स्पेशलिस्टों से वार्ता करती है, स्पेशलाइज्ड एजेंसियों से वार्ता करती है, और उसके बाद अगर उसको स्वीकार करना होता है तो कमीशन की रिपोर्टें स्टेप बाय स्टेप स्वीकार करती है। नहीं स्वीकार करना होता है तो उसके उचित कारणों को ध्यान में रखते हुए बात नहीं उसको स्वीकार करती। यही जज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, यही रिटायर होने के बाद उस पर रिसर्च करते हैं। तो आज मैं मान के चलूं, आज की तारीख है, आज की तारीख से पहले कोई मामला आया और डिसाइड कर दिया तो बाइंडिंग हो जाएगा। आज के बाद आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद 2 दिन बाद आपके पास कोई मामला मसला आ गया और कहा इस पर आप अपनी ओपिनियन दीजिए, आपने वैसी ही रिसर्च की थी जैसे 2 दिन पहले करते थे, तो अब मान्य नहीं है। मस्तिष्क को मस्तिष्क होता है, ऐसा थोड़ी ना आज रिटायर होने के बाद कल दिमाग कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए व्यवस्था तो यही है कि आप स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट आप अपनी स्पेशलाइज्ड आंखों के थ्रू, स्पेशलाइज्ड राइटिंग से, स्पेशलाइज्ड मस्तिष्क से स्पेशलाइज्ड रिसर्च करिए और सरकार को दे दीजिए। लेकिन अभी जो हो रहा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के ऑर्डर को पलट रहा है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के ऑर्डर को पलट रहा है, सुप्रीम कोर्ट सरकार के निर्णय को पलट रहा है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से पास हुए कानूनों को पलट रहा है, और अगर कोई बात होती है तो इधर से टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो कॉन्स्टिट्यूट जो बेंच बैठी हुई थी जिसमें कोलेजियम कंटेम्प्ट ऑफ कोलेजियम रिकमेंडेशंस का मामला आया था, उस बेंच के जज साहब ने तो खूब सारी बातें कर दी और कह दिया कि सरकार को चुप रहना चाहिए, प्रेसिडेंट माननीयों को बात नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तब धनखड़ साहब ने कहा था कि मैं किसी की बात से मानने के लिए बाध्य नहीं हूं, क्योंकि धनखड़ साहब सीनियर एडवोकेट थे और धनखड़ साहब अगर चाहते तो बहुत पहले जज बन गए होते हैं। तो सीनियर एडवोकेट मतलब जज साहब से ज्यादा होशियार होगा। तो सीनियर एडवोकेट थे, लंबे समय से सीनियर एडवोकेट थे, राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की थी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की थी, फिर वो मंत्री भी रहे थे बहुत कम उम्र में, तो फिर वो गवर्नर भी रहे। तो कानून की जो बारीकियां हैं, कानून की वो तीनों फील्ड से, मतलब मैं बताता हूँ आपको, लेजिस्लेशन की फील्ड उसका भी उनको अनुभव था, जुडिशियल की फील्ड उसका भी उनको अनुभव था, और एग्जीक्यूटिव सरकार का भी उनको अनुभव था। आप समझिए कि धनखड़ साहब इन तीनों ही विधाओं के माहिर, और उन्होंने कहा कि भाई ये शोभा नहीं देता, कोई भी बेंच हमको डिक्टेट नहीं कर सकती, कोई कोर्ट हमको डिक्टेट नहीं कर सकती कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मैं पार्लियामेंट अपनी कैसे चलाऊं, मैं राज्यसभा अपनी कैसे चलाऊं। ये इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे।
अब आप सोच लीजिए कि इन स्टेटमेंटों को आधार बनाकर या इस तरह के जो स्टेटमेंट उनके आए उसको आधार बनाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन कुछ ऐसे लोग जो जुडिशरी से नॉरिशमेंट ले रहे होंगे, वो देश के विषय में कम, सिस्टम डेमोक्रेसी के विषय में कम और निरंकुशता के विषय में ज्यादा पैरोकारी कर रहे होंगे। ऐसे लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, फिर जब वहां खारिज हुई तो सुप्रीम कोर्ट चला आया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस एसएलपी को डिसमिस कर दिया और डिसमिस करते हुए कहा कि जो हाई कोर्ट का मामला था, जो नीचे मुंबई हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो डिसीजन परफेक्ट डिसीजन है। क्यों? क्योंकि किसी के भी 2-4 स्टेटमेंट देने से या जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उन स्टेटमेंटों से जुडिशरी के डिग्निटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले से कहता आया हूं कि कोई भी डिसीजन है, जुडिशरी के फंक्शन है, उन फंक्शनों को भारत में हम लोग मानते हैं और उनको मानते हुए हम उस पर एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस करना अपना काम है मतलब भारत के लोग अगर जुडिशियल फील्ड के लोग, जो लॉ फील्ड के लोग उस पर एनालिसिस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मामला हमारा नहीं था, मामले में मैं वकील भी नहीं था, लेकिन पब्लिक के बीच में उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका एनालिसिस करना, ये हमारा अधिकार है। इसलिए लेकिन हाँ, ये याद रखना चाहिए कि कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन रहे, ये भी याद रखना चाहिए कि कोर्ट का अस्तित्व मेंटेन रहे, ये भी याद रखना चाहिए कि कोर्ट की वैल्यू लोअर ना होने पाए। एनालिसिस करना हम सबका काम है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करते हुए पिटिशनर्स को कहा कि नहीं भाई, ये तुम्हारे मन से नहीं चलेगा, ये उनकी डिग्निटी अपनी भी है और ऐसे कह देने से कोई कंटेम्प्ट नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुन लिया आपने? ये हालत है। ये वकीलों का जो ग्रुप है वो जजेस को खुश करने के लिए, अपने फेवर में फैसले लेने के लिए कुछ भी करता रहता है। जो पहला केस था एसपी गुप्ता वाला, उसमें भी 8 डिफरेंट टाइप के पिटीशंस आए थे, जिसमें एडवोकेट लोगों ने ही फाइल किया था। दूसरा पिटीशन आया था जिसमें कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया था, वो जिसको जस्टिस वर्मा ने दिया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने डाला था। जो कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का जो था, उसको भी एडवोकेट लोगों ने ही चैलेंज किया था। तो अब आप सोचिए, मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ देता हूं कि ये एडवोकेट अपने फायदे के लिए और जजेस को खुश करने के लिए किस किस तरीके से खेल खेलते हैं। तो आज के इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तथा नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते हैं दूसरे किसी और वीडियो में किसी और पहलू को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।